चले, असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टॉपिक अगर दिया हुआ है तो चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे सिटीजनशिप जो है बहुत ही फालतू टाइप का चैप्टर है। ठीक है, ऐसा सभी का मानना है। एग्जाम में एक दो प्रश्न आता है आर्टिकल्स वगैरह से रिलेटेड, और कुछ आता नहीं है। ठीक है, कभी कभी करंट में रहा था तो मेंस में भी पूछा गया है। करंट के कॉन्सेप्ट होने के कारण मेंस में पूछा गया है। ठीक है, उससे विशेष इसको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, नागरिकता कितने प्रकार से वापस ले जा सकती है, यही सब प्रश्न कई बार पूछा गया। तो असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान की बात करेंगे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौता विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। क्या क्या है असम के लोग? तो भारतीय मूल के सभी व्यक्ति को 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से साधारणतः असम के निवासी है को 1 जनवरी 1966 को भारत का नागरिक मान लिया गया। क्योंकि असम के साथ ये दिक्कत क्या है ना, तो बहुत सारे लोग जो है कहां से असम में आ गए थे, बांग्लादेश में आ गए थे। ठीक है, तो ध्यान में रखना 1 जनवरी 1966 के पहले जो बांग्लादेश से जो असम आए उनको मतलब क्या मान लिया गया, साधारणतः असम के निवासी उनको मान लिया गया है, वो नागरिक है। ध्यान में रखना भारत के नागरिक उनको मान लिया गया, लेकिन कंडीशन क्या है, 1 जनवरी 1966। ठीक है, भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय ही साधारणतः असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है, को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी रूप से पहचाने जाने के बाद उसे 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति के तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार क्या होगा, तो नहीं होगा। मतलब वोटिंग देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 2 तारीख है, एक आपका 1 जनवरी 1966 है, एक आपका 25 मार्च 1971। मतलब भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो कि 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया, जो 1 जनवरी 1966 से पहले आया तो सबको वोटिंग राइट भी है, लेकिन जो 1 जनवरी 1966 के बाद आया और 1971 के पहले आया तो उनको वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नागरिकता संशोधन नियम की बात करेंगे 2019 वाला, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कहां कहां से नागरिक आए थे जिनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, तो अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो ध्यान में रखना है नागरिकता संशोधन नियम 2019 लाएगा, इसमें एक तारीख रखा गया, तो उससे पहले जो लोग आए या फिर उस तारीख को जो लोग आए उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। वो तारीख क्या है, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2014। तो 31 को। दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो भी लोग आए हैं, ठीक है, इसमें मुस्लिम नहीं है। कौन कौन लोग हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। ठीक है, ये ईसाई लोग अगर पाकिस्तान से, हाँ ईसाई भी, ठीक है, ध्यान में अगर ये लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर आपको ध्यान में रखना है कहां से, अफगानिस्तान से अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए तो इनको नागरिकता दे दी जाएगी, और इनको दे भी दी गई है, पता है। लेकिन ध्यान में रखना है इनको नागरिकता देने से पहले क्या होगा, इनको पंजीकरण का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी पाकिस्तान से आया, कोई आदमी बांग्लादेश से, तो उनके पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र होगा ना, वहां की सरकार कोई ना कोई प्रमाण पत्र तो दी होगी आपको। जैसे अभी आप भारत में हो तो आपके पास क्या है, नागरिकता का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड नहीं है, ध्यान में रखना। आधार कार्ड क्या है, आपका प्रमाण पत्र है, सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र आधार कार्ड नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति विदेश से आकर आधार कार्ड बनवा भी लेगा तो भारत का नागरिक होने का चैलेंज नहीं कर सकता, हम भारत का नागरिक है। ठीक है, वो पहचान पत्र है। तो इन विवाद लोगों का नहीं हुआ नागरिकता, होगा सर? अब फिर कोई विवाद उवाद नहीं होता, जो चीज लिखा हुआ नहीं, उस जैसे टॉपिक पे पढ़े। मुस्लिम मुस्लिम के लिए जैसे हाँ, सर मतलब। बहुत विवाद हुआ था, तो शाहीन बाग में बैठा हुआ नहीं था, आपके घर के आसपास में भी देखेगा कहीं कहीं पे लोग बैठा हुआ था ही नहीं था नागरिकता के लिए। हाँ, कितना हुआ था, जाके यूट्यूब पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ठीक है, बिल प्रोटेस्ट सर्च कीजिए, देखिएगा 75 जगह पे मिल जाए। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना नागरिकता के रूप में निम्नलिखित विशेष प्रावधान जोड़े गए जिन्हें पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 और विदेशी अधिनियम 1946 के प्रतिकूल दंड परिमाणों से मतलब क्या गई, छूट दे दी गई। अब यहाँ पे क्या क्या था, केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण का प्रमाण पत्र या फिर प्राकृतिकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है।
जो पंजीकरण या प्राकृतिकरण की योग्यता के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है। ऐसा व्यक्ति जिसे पंजीकरण या प्राकृतिकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है, भारत में उसके प्रवेश की तिथि से भारत के नागरिक माना जाएगा। ठीक है, और वो तिथि क्या होगी? तो 31 दिसंबर 2014। 2014। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ना शपथ भी लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब भारत के प्रति आप वफादार रहोगे तो ऐसे व्यक्ति को क्या लेना पड़ेगा? शपथ भी लेना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अवैध प्रवासन या फिर नागरिकता के संबंध कोई लंबित कोई कार्यवाही उसे नागरिकता प्रदान करने पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अवैध प्रवासन या फिर नागरिकता के संबंध में लंबित कोई भी कार्यवाही उसे नागरिकता प्रदान करने पर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मतलब अभी क्या, अभी तक वो प्रवासी है ना, अभी तक नागरिकता नहीं मिला तो क्या है? प्रवासी है। या फिर नागरिकता से संबंधित कोई उनके ऊपर कोई केसेस वगैरह है, कुछ भी है जो नागरिकता से संबंधित, जैसे उनको नागरिकता दिया जाएगा, सबके सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, वो प्रवासी नहीं रहेंगे। ठीक है, और चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले उनको दे दिया गया है। ठीक है, इन लोगों को नागरिकता क्या हो गई है? मिल गई है। ये विशेष प्रावधान संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन के तहत आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होते। ठीक है, एक इनर लाइन परमिट आया था। ठीक है, इनर लाइन परमिट। अब इनर लाइन परमिट क्या होता है? मतलब भारत में बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां पे जाने के लिए आपको सरकार से पहले परमिशन लेना पड़ता है। जैसे मिजोरम के बहुत सारे जगहों पे इनर लाइन परमिट लागू है, मतलब आपको जाने के लिए गवर्नमेंट से पहले क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको नोटिस देना पड़ेगा से हम इन क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। ठीक है, इनर लाइन परमिट को क्यों लाया गया? जब ब्रिटिश जब यहाँ पे थी तो उन्होंने आदिवासियों को, आई थिंक 1867 में आया था इनर लाइन परमिट, एक बार चेक करना। तो यहाँ पे क्या था ना इनर लाइन परमिट में, कि आदिवासी क्षेत्रों को सुरक्षित रहने के लिए, जनजातीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए वहां पे बाहरी लोगों को जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जाना चाहते हैं तो यू शुड बी परमिटेड फर्स्ट। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। और 6वीं अनुसूची में जो राज्य शामिल है वहां पर भी लागू नहीं होगा। मतलब ये जो नागरिक जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम राज्य में जाके नहीं बस सकते। ठीक है, 6वीं अनुसूची में कौन कौन राज्य है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम। ये सभी के सभी राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, 6वीं अनुसूची वाला। ठीक है, असम भी बनाता है, मेघालय भी बनाता है, त्रिपुरा भी बनाता है और मिजोरम भी बनाता है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहा गया। ठीक है, एक्ट कहा गया, बिल नहीं। ठीक है, CAA कहा गया। ठीक है, ये कब आया था? 2019 में। इस अधिनियम से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों से संबंधित प्रवासी जो वैध पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते थे, यदि उनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई थी तो उन्हें अवैध प्रवासी के रूप में माना जाता था। ठीक है, यहां से जो लोग जो आए थे तो कैसे आए थे? मतलब या तो अवैध रूप से आ गए थे, ठीक है, या फिर पासपोर्ट लेकर भी आए तो वापस नहीं गए। वो उनका कहना था उनके साथ वहां के लोगों ने बहुत अमानवीय व्यवहार किया है लोग, या फिर सरकार, इसलिए वो वापस नहीं जाते। बहुत सारे लोग जो है इलाज कराने के बहाने से आए, बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से भारत में दर्शन करने के नाम से आते थे, हम यहाँ पे हिंदू तीर्थस्थल का दर्शन करना चाहते हैं, और फिर वो वापस ही नहीं लौट कर गए, तो उनको तो प्रवासी कहा गया ना। सबके साथ ये होता था वहां पे। तो दो तरह के लोग आए, एक तो पासपोर्ट लेकर आए या फिर अवैध रूप से आ गए। ठीक है, तो बांग्लादेश से ज्यादातर लोग तो विदाउट पासपोर्ट के एंट्री कर गए, लेकिन पाकिस्तान से जो लोग आए तो पासपोर्ट के साथ आए थे लेकिन वापस नहीं आएंगे। तो उन सबको नागरिकता अब जाके दे दी गई है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना तारीख है 31 दिसंबर 2014। और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधान पंजीकरण या फिर प्राकृतिकरण के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 2015 में केंद्र सरकार ने उक्त प्रवासियों को पासपोर्ट भारत प्रवेश अधिनियम 1920 और विदेशी अधिनियम 1946 के प्रतिकूल दंडात्मक परिणामों से छूट दे दी। मतलब इन लोगों को छूट दे दिया गया। इसके बाद 2016 में केंद्र सरकार ने उन्हें भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा के लिए योग्य मान दिया। ठीक है, मतलब वो भारत में अब लॉन्ग टर्म वीजा के लिए योग्य माना गया। लॉन्ग टर्म वीजा किसको दिया जाता था? तो OCC वालों को दिया जाता था ना। ठीक है, तो उसी तरीके से इनको भी दे दिया गया।
हाँ, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के उक्त प्रवासी भारतीय नागरिकता के पात्र हो गए। यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कितने तारीख से पहले आनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले आनी चाहिए या फिर इसी तारीख को आना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे ये सारी चीजें तो आपने देख लिया। नागरिकता की समाप्ति कैसे होता था? नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से बताया था? 5 प्रकार से या फिर 3 प्रकार से? 3। और नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार थे? 5। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार और नागरिकता समाप्त होने के कितने प्रकार? 3 प्रकार। ठीक है, तो नागरिकता समाप्त हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो सबसे पहले स्वैच्छिक रूप से त्याग दो, मतलब आप खुद ही नागरिकता को मतलब क्या करें? त्याग दे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? बर्खास्त किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु की और क्षमता का हो, ध्यान रखना है इसमें नागरिकता समाप्त आपको त्यागने के लिए आपका पूर्ण आयु होना चाहिए। कोई 15 साल का, 12 साल का, 14 साल का बच्चा ये नहीं कर सकता है। सबको भारतीय नागरिकता को क्या करना है? त्यागना है। ठीक है, ध्यान में रखना है, नाबालिग बच्चा नहीं क्लेम कर सकता। इसके लिए आपकी आयु पूर्ण होनी चाहिए। दैट मीन्स कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, प्लस होना चाहिए। हाँ, ऐसी घोषणा के उपरांत तो भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत में युद्ध व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ भारत युद्ध में लगा हुआ है और फिर भी कोई व्यक्ति जो आवेदन कर रहा है हमको नागरिकता को समाप्त कर स्वेच्छा से त्यागना है, तो उस समय ध्यान नहीं दिया जा सकता। उनके एप्लीकेशन को, उनके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तब उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए किसी जैसे किसी पति पत्नी है, ठीक है, वो नागरिकता को त्याग कर रहा है, तो उसका जो नाबालिग बच्चा होगा, 2 साल 4 साल का बच्चा होगा, उसका भी सिटीजनशिप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। हो सकता है बच्चा भारत के नागरिक रहना चाहे, तो जैसे ही उसकी आयु 18 साल होगी वो फिर से भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ गए ना मेरी बात को? समझे? मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वैच्छिक त्याग के द्वारा अपना नागरिकता को त्याग करता है। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम का, ठीक है, दोनों पति पत्नी है। सी नाम का बच्चा है, इसका बच्चा का उम्र 4 साल का है। पति पत्नी ने नागरिकता को छोड़ दिया। ठीक है, नागरिकता को छोड़ दिया तो इस बच्चे की भी तो नागरिकता चली गई, लेकिन जब इसका आयु 18 साल हुआ, जब इसको ज्ञान हुआ इसको भारत के नागरिक रहना है, भले इसके माता पिता नागरिकता को त्याग चुका है, तो प्रार्थना पत्र के माध्यम से वो भारतीय नागरिक बन सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। समझ गए? अब आते बर्खास्तगी के द्वारा। बर्खास्त कब किया जाएगा? जब आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो तो बर्खास्त कर किया जा सकता है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाती है। मतलब और भी कंडीशंस है, लेकिन एक कंडीशन ये है, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश के नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? भारतीय नागरिकता अपने आप ही चली जाएगी। हालांकि ये व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत क्या चीज में व्यस्त हो? युद्ध में। वंचित कैसे करेंगे? तो वंचित करने का बहुत सारा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। मतलब केंद्र सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। बर्खास्त की भी 2 कैटेगरी है, एक कि खुद भी हो जाएगा, स्वयं अपने आप हो जाएगा, और एक जो है केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार कब करेगी या स्वयं कैसे होगा तो बता दिया। स्वयं कब होगा? जब किसी आप दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेंगे तो अपने आप चली जाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार कब आपको बर्खास्त करेगी? जब यदि नागरिकता आपने फर्जी तरीके से प्राप्त कर ली है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को नागरिकता मिल गया, जैसे इसी बार जो नागरिकता जो दिया गया है, मान लो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए व्यक्ति को नागरिकता दी गई। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति मान लो 2015 में आया, ठीक है, गलती से उसको भी नागरिकता मिल गई, बाद में जांच हुआ और पाया गया, तो इस तरीके से उसकी नागरिकता चली जाएगी। क्योंकि कंडीशन क्या था? 31 दिसंबर 2014, तो उसने 2015 में आया था लेकिन उसने गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त की थी, तो इसकी नागरिकता जाएगी। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, मतलब अनरिस्पेक्टफुल रहा हो, या फिर यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किया है और उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, ठीक है, मतलब वो देशद्रोही हो गया। जैसे युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ, सपोर्टेड और पाकिस्तान के साथ जाके मिल गया, बहुत सारे रीजन हो सकता है। या फिर पंजीकरण या फिर प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद की सजा हुई है। अब यहाँ पे पंजीकरण या फिर प्राकृतिक नागरिकता अभी जो दिया गया 31 दिसंबर 2014 से जो पहले जो नागरिक है उनको जो नागरिकता दी गई, किस माध्यम से उनको नागरिकता मिला? पंजीकरण
या फिर प्राकृतिकरण के माध्यम से हुआ, इस व्यक्ति को नागरिकता मिल गया, इस व्यक्ति को नागरिकता मिल गया, ठीक है, और वो व्यक्ति नेपाल में जाता है, नेपाल में कोई क्राइम कर देता है, नेपाल की जो वहां की न्यायपालिका जो उसको 2 वर्ष का सजा सुना देती है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। ध्यान, इसके लिए भी कंडीशन है, उसको नागरिकता लिए कितने वर्ष हुआ है, मात्र 5 वर्ष हुआ है। अब 5 वर्ष के अंदर में किसी दूसरे देश में जाकर वो क्या कर देता, कांड कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी नागरिकता चली जाएगी। या फिर वो सामान्य रूप से अगर बात करेंगे तो भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो तो भी उसकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है नागरिकता जाने की, जो कि वंचित किया जाएगा आपको नागरिकता से। तो 3 प्रकार से नागरिकता आपकी जाएगी, अब 5 प्रकार से नागरिकता भारत में प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब यहां पे चलेंगे विदेशी भारतीय नागरिकता। विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होता है इसको भी जरा समझेंगे। सितंबर 2020 में भारत सरकार मतलब विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, विदेश में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको डायस्पोरा कहा जाता है। पर एमएल सिंघवी के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा का व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया, ठीक है। तो एल सिंघवी के ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है। उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिनका काम क्या था, तो वैश्विक स्तर पर भारतीय डायस्पोरा का व्यापक अध्ययन करने के लिए किया गया था। ये कमेटी कब बनी थी, तो 2000 में बनी थी, ठीक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो रिपोर्ट 2002 में सौंप दी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्ति, इनको PIOS कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों में रहने वाले को ही, मतलब सारे लोगों को नहीं मिलेगा। कहां पे मिलेगा, कुछ विशेष देश में रहने वाले लोगों को। मान लीजिए इसमें भारत को नागरिकता देता है, दूसरा देश भी देता है, तो उसके लिए नहीं, यहाँ पे 16 देश को निर्देशित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, वो नहीं ठीक सर। है। जैसे मान लीजिए भारत जिस देश को मान लीजिए नागरिकता देता है उसी को लेना है। हाँ, उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के पीआईओ का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता के संबंधित सभी प्रावधान को क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अपवाद को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकारों को अनुदान का दायरा क्या था, बढ़ा दिया, ठीक है। शुरू में तो 16 को देश था जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं था, बाद में सारे ही देश को शामिल कर दिए गए, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी भी शामिल नहीं है, ठीक है। जब तक उनका गृह देश उनका स्थानीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विदेशी भारतीय नागरिकता वास्तव में दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता का दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति नहीं देता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, तो कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं लेगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि दूसरे देश की अगर मान लीजिए ग्रहण कर लेंगे तो भारत खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, स्वेच्छा से ही आपकी नागरिकता चली जाएगी अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं। यदि छात्र विदेश में पढ़ रहा तो यह लागू नहीं होगा। वह भारत सरकार की नौकरी में हो या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या वार्षिक पंजीकरण इस संदर्भ में कराता तो भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है, ठीक है। ये नीचे का इंपॉर्टेंट है ना, ये सब कभी कभी एग्जाम में पूछते रहता है, तो इस सबको थोड़ा आप लोग देखते रहना। अब यहाँ पे देखिए, पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया गया। इसने भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की, जिसमें PIO कार्ड स्कीम तथा OCI कार्ड स्कीम को मिलाकर विलयित कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे PI मतलब पीपुल ऑफ, क्या था PIO का फुल फॉर्म क्या था, PIO का इंडियन ओरिजिन, बिल्कुल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम को 19/8/2002 में शुरू किया गया था। और उसके बाद OCI मतलब ओवरसीज इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम 2005 में शुरू की गई। दोनों स्कीमें साथ साथ चल रही है, वैसे OCI स्कीम अधिक लोकप्रिय थी।
आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों को भ्रम दूर करके उन्हें अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पीआईओ तथा ओसीआई को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया, मतलब दोनों को मिला दिया गया। इसमें दोनों स्कीमों को सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन नियम 2015 को अधिनियम किया गया। पीआईओ स्कीम 2015 9/1/2015 को प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू पीआईओ कार्ड धारक 9/1/2015 से ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। मतलब जो पीआईओ कार्ड धारक थे उनको ओसीआई कार्ड धारक मान लिया गया। ठीक है। नागरिकता संशोधन नियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिकता को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया गया। मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। अब यहाँ पे प्रावधान क्या क्या है इसको समझिएगा। भारत सरकार किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को पंजीकृत कर सकती है। पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, अथवा जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अहर्थ था, मतलब वो उसके लिए कैपेबल था, या फिर जो कि अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो, या फिर जो ऐसे किसी नागरिक का पुत्र, पुत्री, पौत्र या फिर पौत्री या फिर परपौत्री हो, अथवा एक मिनट, अथवा यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो, अथवा किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो, या फिर और भी बहुत सारे कंडीशंस है, वैसे लोग को नागरिक माना जाएगा। ठीक है। और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, भंग नहीं किया गया होगा लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते उसे किसी और के साथ विवाह कर लिया हो। ठीक है। हालांकि भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में उसके पंजीकरण को रद्द करने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। यह प्रावधान नागरिकता संशोधन नियम 2019 के द्वारा भी जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये जो थे भारत के बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान बनाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ अंतर दिया हुआ है, इसको अंतर को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये एनआरआई है जिनको हम लोग बोलते हैं अप्रवासी इंडियन। ये क्या है, भारतीय मूल के व्यक्ति जिसको पीआईओ बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद विदेशी भारतीय नागरिकता जिसको बोलते हैं ओसीआई, जिनको कार्ड होल्डर बोलते हैं। आप देखेंगे क्या है, अब यहाँ पे एनआरआई क्या होता है, भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत के बाहर निवास करता है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। तो यहाँ पे एनआरआई के पास क्या है, भारतीय पासपोर्ट है लेकिन ये भारत के बाहर निवास करता है, मतलब भारत में नहीं रहता है। ठीक है। पीआईओ क्या होता है, एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान के अन्य देश की नागरिकता राष्ट्रीयता धारण करता है या फिर करती है, जिसका वो विदेशी पासपोर्ट धारक है। ठीक है। तो पीआईओ के पास अपना पासपोर्ट नहीं होता है। ठीक है। ध्यान में रखना, इनके पास कौन सा पासपोर्ट होता है, विदेशी पासपोर्ट होता है। ठीक है। लेकिन इसका पूर्वज क्या है, इसका पूर्वज क्या है, भारतीय। ये तो पूरी तरीके से भारतीय नागरिक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। ये केवल बाहर रहते हैं, काम उम से रह सकते हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से रह सकते हैं, कोई भी रीजन हो, चाहे इन्होंने विवाह कर लिया बाहर में जाके किसी दूसरे देश में। ठीक है। तो वहां पे रह रहे, इनके पास पासपोर्ट क्या है, भारतीय। इन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण नहीं की है। ठीक है। इन्होंने नागरिकता धारण कर लिया है लेकिन इनके पूर्वज कौन है, भारतीय है। ठीक है। आप देखिए विदेशी भारतीय नागरिक ओआईसी कार्ड होल्डर क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओआईसी कार्ड होल्डर हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता हो। ठीक है। मतलब ये ध्यान रखना, कार्ड होल्डर होगा, ओसीआई कार्ड होल्डर होगा और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये आते होंगे। जो पीआईओ होगा वही ओसीआईओ मतलब उसको हाँ करेगा। ठीक है। जो पीआईओ होगा वही ओसीआई भी होगा। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इनके पास इससे कम अधिकार होता है। और यहाँ पे दिया हुआ बहुत सारे कंडीशंस दिया हुआ है नागरिकता को, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, तुलना के तत्व, भारत में कौन सी गतिविधियां शुरू की जा सकती है। ठीक है। एनआरआई सभी गतिविधि कर सकते हैं और बैंक अकाउंट वगैरह खोल सकता है, वोट वगैरह सब कुछ दे सकता है, ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वीजा के प्रकार के अनुसार सुविधा दी जाएगी। पीआईओ के पास क्या होगा, जो वीजा रहेगा जिस काम के लिए होगा वही सुविधा मिलेगी। कुछ गतिविधियां को छोड़कर सभी गतिविधियां जिसके लिए पूर्व अनुमति या विशेष परमिट की आवश्यकता होगी। कुछ को छोड़कर सारे गतिविधि के लिए इनको परमिट चाहिए होगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, वह एक भारतीय एनआरआई तो पूरी तरीके से भारतीय नागरिकता होता है।
इनको जी पीआईओ वालों को भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगा? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार उसे रजिस्ट्रेशन पंजीकृत आवेदन की तिथि से 7 वर्ष या पूर्व तक भारत में साधारणतः निवास करनी चाहिए। मतलब एक पीआईओ वालों के क्या कितने वर्ष निवास करना पड़ेगा भारत में? 7 7 वर्ष। साल ठीक है, इनको रजिस्ट्रेशन निवास 5 करने की आवश्यकता नहीं, ये तो ऑलरेडी नागरिक है। इनको कैसे मिलेगा? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि आईसीआई कार्ड होल्डर के रूप में 5 वर्ष के लिए पंजीकृत रहता है, मतलब पहले इनको कार्ड लेना पड़ेगा, ठीक है, ओसीआई कार्ड लेना पड़ेगा कितने? 5 वर्षों तक, ठीक है। और साथ में नागरिकता पंजीकरण आवेदन के पहले लगातार 12 माह के साथ साधारणतः भारत में निवास किया है, मतलब जैसे पहले 5 वर्ष पहले इसने कार्ड ले लिया, ठीक है, अब इसको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो कम से कम आवेदन करने से 12 महीने पहले तक अगर भारत में रहा हो तो इसको मतलब क्या होगी, इसको भी नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। यानी अब कुछ ओसीआई इसमें के लिए 5 साल। हाँ, ओसीआई के लिए 5 साल, ठीक है, 5 साल क्या, कार्ड लेने का 5 साल। हाँ, वही कार्ड लेने का। हाँ, और साथ में नागरिक आवेदन करने से 12 महीने पहले तक भारत में रह रहा हो, ठीक है, जी इसके लिए 7 साल है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जैसे भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 की बात करेंगे, नागरिकता से संबंधित है। तो 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता। 6 में क्या, वैसे व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया, मतलब पाकिस्तान से भारत में वापस आए। 7 में क्या है, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार 7 में है। ठीक है, मतलब ध्यान में रखना है, पाकिस्तान चले गए फिर वापस आ गए, तो भारत से मान ऊपर लीजिए वाले में पाकिस्तान गया तो उसका नागरिकता खत्म न हो जाएगा फिर से? नहीं, तो फिर बाद में वापस आ भी तो गया ना, हाँ, मतलब बहुत सारे लोग वापस। पाकिस्तान में गए, ठीक है, फिर उनको लगा से नहीं नहीं गलत जगह पे चले आए, तो फिर वापस भारत में आ गए, तो उनको फिर जी नागरिकता देने की बात की गई। तो पाकिस्तान से 2 तरह के लोग आए, एक तो डायरेक्टली पाकिस्तान में पहले से रह रहे थे, अब वो डायरेक्टली भारत में आ गए रहने के लिए, या फिर भारत से पाकिस्तान गया फिर पाकिस्तान से वापस भारत में आ गए, उसके लिए 7 है। कंडीशन के तहत, हाँ। हाँ, भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, 8 है। ठीक है, ध्यान में, नागरिकता 9 में चली जाएगी। कब चली गई? जब आप किसी विदेशी मुल्क की नागरिकता को प्राप्त करेंगे तो ऐसे ही आपकी नागरिकता चली गई, 9 के द्वारा छीना जाएगी। जी अब ध्यान में रखना है, 7 में क्या, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता की बात करेंगे, 10 में है, सॉरी। और संसद को क्या अधिकार है? नागरिकता के संबंधित नियम बना सकती है, नियम समाप्त कर सकती है। बना भी, मतलब नागरिकता दे सकती है संसद, ले भी सकती है। ठीक है, मतलब नागरिकता के संबंधित नियम बनाने का अधिकार जो है आपको 11 में। 9 वाला इंपॉर्टेंट है, 11 वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट, जो कि अभी तक के पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हम लोग भविष्य में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना।